प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर में 24,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। राजस्थान को बताया अपार सामर्थ्य और संभावनाओं का केंद्र। भारत में पहली बार मोटो जीपी रेस 22 से 24 सितंबर 2023 तक ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में की जाएगी आयोजित। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, रोजगार, पर्यटन और व्यापार को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रगतिशील किसानों के साथ किया संवाद। कहा, खेती और किसान हरियाणा सरकार की नीतियों के हैं केंद्र बिंदु। और कैथल में नेहरू युवा केंद्र द्वारा जिला यूथ फेस्टिवल 2023 का आयोजन। सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा, पीएम मोदी ने युवाओं को पंच प्रण द्वारा देश को आगे बढ़ाने के लिए दिए हैं मूल मंत्र। नमस्कार, मैं आशुतोष मिश्रा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे में विकास का एजेंडा शीर्ष पर रहा। प्रधानमंत्री ने बीकानेर में आयोजित कार्यक्रम में सड़क, रेल और ऊर्जा से जुड़ी करीब 24,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें बीकानेर भिवाड़ी ट्रांसमिशन लाइन और लगभग 10,950 करोड़ रुपए की लागत से हरित ऊर्जा गलियारे के लिए निर्मित अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन लाइन के पहले चरण का लोकार्पण उन्होंने किया। उन्होंने अमृतसर जामनगर आर्थिक गलियारे के 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के 500 किलोमीटर लंबे खंड का लोकार्पण भी किया। पीएम ने बीकानेर में 30 बिस्तरों वाले कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का लोकार्पण किया। पंजाब, गुजरात और जम्मू कश्मीर से जोड़ेगा। जामनगर और कंडला जैसे बड़े कॉमर्शियल सी पोर्ट भी इसके जरिए राजस्थान और बीकानेर से सीधे जुड़ जाएंगे। एक तरफ जहां बीकानेर से अमृतसर और जोधपुर की दूरी कम हो जाएगी, तो वहीं जोधपुर से जालोर और गुजरात की दूरी भी घट जाएगी। इसका लाभ इस पूरे क्षेत्र के किसानों और व्यापारियों को बड़े पैमाने पर मिलेगा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमने सीमांत गांवों को देश का पहला गांव घोषित किया है। बॉर्डर इलाके जो दशकों से विकास से वंचित थे, उनके विकास के लिए जीवंत गांव योजना शुरू की गई है। पीएम ने कहा कि राजस्थान अपार सामर्थ्य और संभावनाओं का केंद्र है। यहां औद्योगिक विकास के लिए असीम संभावनाएं हैं, इसलिए यहां कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को अत्याधुनिक बनाया जा रहा है। का केंद्र रहा है। राजस्थान में विकास की तेज रफ्तार भरने की ताकत है, इसलिए हम यहां रिकॉर्ड निवेश कर रहे हैं। राजस्थान में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए हम यहां कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को हाईटेक बना रहे हैं। तेज रफ्तार एक्सप्रेसवे और रेलवे से पूरे राजस्थान में पर्यटन से जुड़े अवसरों का भी विस्तार होगा। इसका सबसे बड़ा लाभ यहां के युवाओं को होगा, राजस्थान के बेटे बेटियों को होगा। भारत में पहली बार होने जा रही मोटो जीपी रेस 22 से 24 सितंबर 2023 तक ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित की जाएगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मोटो जीपी रेस में पहली बार कोई भारतीय प्रतिभागी बनेगा। मोटो जीपी रेस यहां ऑटोमोबाइल सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। वहीं भारत में अन्य खेलों की तरह रेसिंग में खिलाड़ियों को हाथ आजमाने का मौका मिलेगा। मोटो जीपी रेस से देश में रोजगार के अलावा पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। मोटो जीपी में भाग लेगा, ये पहल है और इसके बाद बड़ा पल भी मैं कह सकता हूं रेसिंग के क्षेत्र में है। अब जहां एक और रेसिंग बाइक्स के लिए बढ़ावा मिलेगा, वहीं पर हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी बहुत बल मिलेगा। रेसर्स जो उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको देखने और सीखने का भी भारत में ही मौका मिलेगा। ये रेसिंग की दुनिया में बहुत बड़ी पहल होने जा रही है
और मुझे पूर्ण विश्वास है अभी तो ये शुरुआत है, भारत अन्य खेलों की तरह रेसिंग में भी नई ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत कल ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सब्जी एवं फल उत्पादक प्रगतिशील किसानों से संवाद किया। इस दौरान प्रगतिशील किसानों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार सही मायने में किसानों के हित के लिए काम कर रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। 2030 तक बागवानी क्षेत्र को 22 लाख एकड़ करने और उत्पादन को 3 गुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। खेती और किसान हरियाणा सरकार की नीतियों के केंद्र बिंदु हैं। हमारा जो बागवानी क्षेत्र है इसको हम कैसे और बढ़ाएं, क्योंकि फसल के लिए हमारी जो खेती की जमीन है, हमको अंदाज होना चाहिए कि लगभग 80 लाख एकड़ जमीन हमारी एग्रीकल्चर लैंड है। अभी इस समय इसमें बागवानी और खेती मात्र 7 लाख एकड़ अर्थात 7% ही लगभग इसका उपयोग हम करते हैं, लेकिन इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। हमने तय किया है कि 2030 तक इसका व्याप बढ़ाया जाए और जो उत्पाद है उसको भी 3 गुना किया जाए, क्षेत्रफल है उसको भी लगभग 3 गुना 20% ले जाने के लिए हम तैयार हैं। 22 लाख एकड़ जमीन पर बागवानी और फल और सब्जी की खेती ये करने के लिए हम आगे बढ़ सकें, ऐसी हमारी योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने बागवानी फसलों को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना बनाई है। बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा सीएम ने बताया कि इजराइल और हरियाणा की जलवायु व भूमि में समानताएं हैं, इसलिए हम प्रदेश में फलों, सब्जियों, फूलों की खेती और मधुमक्खी पालन में इजराइल की तकनीक अपना रहे हैं। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने भावांतर भरपाई योजना फलों व सब्जियों के लिए लागू की है। बागवानी बीमा योजना ये भी हमने शुरू की है और शायद हरियाणा जो है देश का पहला राज्य है जिसने इस प्रकार की योजना चलाई है। इसमें वो सभी 21 फसलें जो भावांतर भरपाई योजना में हैं उन सबको इसमें जोड़ा है और इसमें राशि भी हमको जो नुकसान होता है उसकी राशि भी बहुत अच्छी मिलती है। यानी सामान्य थोड़ा सा प्रीमियम देने के बाद सब्जियों के लिए 40,000 रुपये प्रति एकड़ सब्जी और फलों के लिए और मसालों के लिए 30,000 रुपये प्रति एकड़ ये बीमा कराया जाता है। तो हम नुकसान के रिस्क को कवर करने के लिए बागवानी बीमा योजना ये जरूर इसमें शामिल हों ताकि किसी प्रकार की कोई मौसमी अथवा अन्य प्रकार के कोई नुकसान की स्थिति बनती है तो भरपाई इसकी हो सके। कैथल में नेहरू युवा केंद्र द्वारा हिंदू गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जिला यूथ फेस्टिवल 2023 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। अपने संबोधन में उन्होंने सभी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा कि ये संस्था समाज के लोगों को समय समय पर कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूक करती है, जो काफी सराहनीय है। सांसद ने कहा कि देश के विकास में युवाओं की अहम भूमिका होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंच प्रण द्वारा देश को आगे बढ़ाने के लिए मूल मंत्र दिए हैं। इन पंच प्रण में विकसित भारत का उद्देश्य एकता एवं एकजुटता, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, नागरिक कर्तव्य व विरासत पर गर्व शामिल हैं। युवाओं को अपनी सोच को सकारात्मक रखते हुए देशभक्ति की भावना से कार्य करना चाहिए ताकि हमारा देश विकसित देश बन सके। अदा करें, समाज के अंदर जो फैली हुई कुरीतियां उनको लेकर के लोगों को जागरूक करने का काम करें और चाहे नशे को लेकर के और चाहे अन्य बहुत सारी गतिविधियां जो खेलों के द्वारा युवाओं को जागरूक करना और उनको एक लाइन के ऊपर लेकर के आना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पंच प्रण को लेकर के उस थीम को लेकर के आज कार्यक्रमों का ये आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र की जिला समन्वयक ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी केंद्र द्वारा युवा मंडलियों के माध्यम से लोगों को नशा मुक्ति, स्वच्छता व अन्य विषयों के बारे में जागरूक किया जाता है। वहीं कार्यक्रम के प्रतिभागियों ने कहा कि नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से उन्हें अपनी कला को प्रदर्शित करने का मौका मिला है।
हर मोर्चे पर आज प्रथम कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। हमारी पंक्ति के अंतिम युवा तक पहुंचने का काम कर रहा है, चाहे वो रूरल एरिया का हो, चाहे वो अर्बन एरिया का हो, ताकि उनकी प्रतिभा को हम एक ऐसा मंच दे सके ताकि वो देश के हमारे नेशनल लेवल के पटल पर अपनी एक छाप छोड़ सके और विश्व में भी अपना नाम कर सके। तो व्यक्ति जो बच्चा कला के क्षेत्र में आता है वह उन साधारण बच्चों से अलग हो जाता है। सरकार द्वारा जो यहाँ आयोजित किया था हमारे लिए बहुत अच्छा था। ये हमारी तरफ से यहाँ पर जितने भी कार्यक्रम थे इसमें जो नीचे प्रजाति के थे, जो गाँव लोगों से या जो नीचे लेवल से काम होते थे उनको भी इन्होंने पार्टिसिपेट करने का बहुत अच्छा मौका मिला था। रेल मंत्रालय ने अनुभूति और विस्टा डोम कोचों सहित वातानुकूलित बैठने की सुविधा वाली सभी ट्रेनों की एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव श्रेणी में छूट योजना शुरू की है। ये छूट मूल किराए पर अधिकतम 25% तक होगी। लागू होने वाले अन्य शुल्क अलग से लगाए जाएंगे। ये छूट तत्काल प्रभाव से लागू की जाएगी। पिछले 30 दिनों के दौरान 50% से कम भरी सीटों वाली श्रेणियों वाली ट्रेनों को ध्यान में रखा जाएगा। पहले से सीट आरक्षित करा चुके यात्रियों के किराए का कोई रिफंड स्वीकार्य नहीं होगा। उन ट्रेनों के मामले में जहां किसी विशेष श्रेणी में फ्लेक्सी किराया योजना लागू है और सीटें कम भरती हैं, सीटों को भरने के उपाय के रूप में शुरू में फ्लेक्सी किराया योजना को वापस लिया जा सकता है। छूट की ये योजना अवकाश, त्योहार, स्पेशल ट्रेन आदि के रूप में चलाई जाने वाली विशेष ट्रेनों पर लागू नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रोहतक के अस्थल बोहर स्थित बाबा मस्तनाथ मठ में हरड़ पूजा कार्यक्रम में शिरकत की। ये कार्यक्रम मठ में पूर्व गद्दीनशीं महंत एवं अलवर के पूर्व सांसद स्वर्गीय चांदनाथ की याद में आयोजित किया गया। बाबा चांदनाथ की याद में 11 व 12 अक्टूबर को लगने वाले भंडारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन में महंत चांदनाथ को याद करते हुए कहा कि बाबा मस्तनाथ मठ चौरंगीनाथ की तप स्थली पूरे देश में प्रसिद्ध है। ये तपस्थली नाथ पंथ में एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। यहाँ पर बाबा मस्तनाथ ने घोर तपस्या की और इसका जीर्णोद्धार करके अस्थल बोहर मठ की स्थापना की। संप्रदाय पर और इस पूरे क्षेत्र पर बरसती है और जिनकी कृपा से इस पूरे क्षेत्र में न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक जागरण के लिए बल्कि समाज सेवा का भी एक अनुपम उदाहरण पूज्य महंत चांदनाथ जी महाराज के सानिध्य में एक लंबे समय तक देखने को मिला। और इसीलिए आज हम सब देख सकते हैं कि जहाँ कहीं भी पूज्य महंत चांदनाथ जी महाराज की बात आती है वो बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े सम्मान के साथ स्मरण करते हैं। 8 मान और शंखडाल जो उनका भंडारा आगामी समय में होना है, उसकी तिथि सुनिश्चित करने के लिए हमारी परंपराओं के अनुसार उससे पूर्व में हरड़ पूजा होती है, भगवान गणेश जी की पूजा होती है। उस हरड़ पूजा गणेश जी के माध्यम से उस भंडारे की तिथि को घोषित किया जाता है और तिथि की घोषणा होती है और संकल्प एक तरह से सभी सिद्ध योगेश्वर लेते हैं। अक्टूबर 11 और 12 अक्टूबर को 8 मान का भंडारा सुनिश्चित हुआ है पूज्य महंत श्री चांदनाथ जी की स्मृति में। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कल यमुनानगर में लगभग 224 किलोमीटर की 114 सड़कों का शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने अनेक कार्यक्रमों में भी शिरकत की। वहीं राहुल गांधी द्वारा कल सोनीपत में किसानों के साथ खेत में जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि चलो इसी बहाने राहुल गांधी को किसानों की याद तो आई है। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि अभय चौटाला की पदयात्रा अब रथ यात्रा बन चुकी है। 224 किलोमीटर रोड लेंथ के और 114 सड़कों के और एक शहर की जो मेजर डिमांड थी उस जंक्शन की इम्प्रूवमेंट के लिए आज हमने शिलान्यास किया है कि जो लोग देश के नेतृत्व करने की आज से 10 साल पहले बात किया करते थे, उनको किसान की समस्या तो पता चली, देर है दुरुस्त है। ना तो पदयात्रा है, आज रथ यात्रा बनी हुई है और फैक्चुअली आप चले जाओ देखो
भाजपा जजपा के गठबंधन को लेकर लग रहे अटकलों पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा गठबंधन मजबूती के साथ चल रहा है। आगामी फैसला चुनाव के मद्देनजर ही लिया जाएगा। प्रदेश में दोनों पार्टियों ने मिलकर 3.5 साल सरकार चलाई है और आगे भी मजबूती से चलती रहेगी। जहां बात आगामी चुनाव की है तो संगठन के निर्णय होते हैं और दोनों पार्टियां बैठकर अपने स्ट्रेंथनिंग का भी काम करें और आगे इस पर निर्णय भी ले। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश जारी है। मौसम विभाग ने आज के लिए मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई है। विभाग का अनुमान है कि दिल्ली एनसीआर वालों को अभी बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। बारिश से राजधानी और एनसीआर के कई इलाकों में जलभराव की समस्या पैदा हो गई। कई इलाकों में जाम लग गया। दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान जुलाई में अब तक की तीसरी सबसे अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार नई दिल्ली में 1958 के बाद से 8-9 जुलाई 2023 को तीसरी सबसे अधिक 24 घंटे की बारिश दर्ज की गई। दिल्ली के अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और केरल में भी जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने इन राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में शनिवार सुबह से शुरू हुई बारिश आज शाम तक जारी है। चंडीगढ़ मौसम विभाग द्वारा हरियाणा के 50 से ज्यादा शहरों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला और गुरुग्राम में रिकॉर्ड तोड़ बारिश से लोगों को ट्रैफिक जाम सहित अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा में मानसून सीजन की बारिश 100 मिलीमीटर का आंकड़ा पार कर चुकी है। और समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।